हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग परीक्षा गुरु उपन्यास को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परीक्षा गुरु उपन्यास को। इसमें जो भूमिका है उसको देखेंगे, महत्वपूर्ण उदाहरण है उसको देखेंगे और इसमें कौन कौन से पात्र लगे हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा। परीक्षा गुरु उपन्यास की अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? 1882 है। क्या है? 1882। और इसके जो उपन्यासकार हैं वो कौन है? लाला श्रीनिवास दास। सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको ये करना है कि जितने भी उपन्यास हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं उन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष और उन उपन्यास के उपन्यासकार को आपको मतलब मुँह जबानी आपको याद रखनी है। कि अगर कोई पूछते कि मतलब परीक्षा गुरु उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है, गोदान उपन्यास के जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है, चाहे उनके उपन्यासकार कौन है, तो वो आपको मुँह जबानी याद रहनी चाहिए। मुँह जुबानी जो वो याद रहनी चाहिए। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, परीक्षा गुरु 1882। यहाँ पे ये उपन्यासकार कौन है? वो है लाला श्रीनिवास दास। इनका जन्म कब हुआ था? 1850 में। देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है, मतलब कि लाला श्रीनिवास दास का जन्म कब हुआ था इसको भी आपको याद रखना है। 1850 में हुआ था। देखो यहाँ पे जितने भी उपन्यास हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, 13 उपन्यास लगे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे 13 के 13 उपन्यास यहाँ पे मैंने रखे हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और आप लोग मतलब समय समय पर देखते रहेंगे तो आपको वो मतलब कि अगर कई बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखो जैसे कि देवरानी जेठानी कहानी 1870 किसका है? पंडित गौरीदत्त शर्मा का है। परीक्षा गुरु 1882 किसका? लाला श्रीनिवास दास का है। गोदान 1936 प्रेमचंद का है। शेखर एक जीवनी ये किसका है? अज्ञे का है। शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 और 41। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा 1946 किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु 1954 में। झूठा सच प्रकाशन वर्ष क्या? 1958 और 60, जो कि 2 भाग में है तो दोनों भाग को हमको पढ़ना है। किसका? यशपाल का है। मानस कांस प्रकाशन वर्ष 1972 है। अमृतलाल नागर का है। तमस 1973 किसका है? भीष्म साहनी का है। राग दरबारी 1968 किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है। जिंदगी नामा 1979 किसका है? कृष्णा शिवबती का है। और आपका बंटी 1971 मनु भंडारी का है। और धरती धन्ना अपना किसका है? ये जगदीश चंद्र माथुर का है 1972। तो आप लोग 1-2 बार खुद रिवीजन कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। परीक्षा गुरु। अब देखो ये जो परीक्षा गुरु उपन्यास है वो कितने प्रकरणों में बटा हुआ है? इम्पोर्टेंट सवाल। सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि एग्जाम में पूछेगा कि जो परीक्षा गुरु उपन्यास है वो कितने प्रकरण में बटा हुआ है, तो वो है 41 प्रकरण में। ये तो नॉर्मल बात हो गई। ये नॉर्मल बात है कि 41 प्रकरण में बटा हुआ है, लेकिन अब क्या कर रहा है कि ये जो प्रकरण दिए गए हैं यहाँ पे 41, उनमें से पूछ रहा है कि कौन कौन सा प्रकरण जो है 41 प्रकरण में लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से लेके 10 तक के प्रकरण जो है उसको याद रखना है और जो लास्ट के प्रकरण है 31 से लेके 41 तक उसको याद रखना है। ठीक है ना? क्योंकि आजकल क्या है कि मतलब कि ये क्रम से लगाने के लिए पूछ रहा है कि कौन सा प्रकरण मतलब क्रम से लगाने के लिए पूछ रहा है। अब जैसे प्रकरण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्रकरण में है पहले सौदागर की दुकान 1 नंबर, फिर है अकाल में अधिक मास, संगति का फल, मित्र मिलाप, विषयासक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी या होशियारी, सब में हाँ, सभासद, प्रबंध। ये 10 प्रकरण जो है वो आपको याद रखने ही हैं। बिना याद रखे आपका काम नहीं चलेगा। 11वें से जनता, सुख दुख है, बिगाड़ की मूल विवाद है, पत्र व्यवहार है। अगला है प्रिय अथवा प्रिय, सुरा या शराब। फिर है स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, क्षमा है, स्वतंत्रता है, कृतज्ञता है, पतिव्रता है, संशय है, प्रामाणिकता है,
हाथ से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर। साहसी पुरुष हैं। दिवाला है, दिवाली नहीं है, दिवाला इम्पोर्टेंट है। लोक चर्चा है। फूट का काला मुंह। फिर बातचीत है। निराश या नाउम्मीदी है। चालाक की चूक। अदालत। परीक्षा। हीन प्रवाह। स्तुति निंदा का भेद। धोखे की टट्टी। विपत्त में धैर्य। सच्ची प्रीति। प्रेत भय। सुधरने की रीति और सुख की परमावधि। यहाँ पे जो 41 प्रकरण है वो आपको याद रखने ही है। मैं कोशिश आप ये करिए 41 प्रकरण याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर 41 प्रकरण नहीं याद होता है तो आप स्टार्टिंग के 10 प्रकरण और लास्ट के 10 प्रकरण आप लोग याद कर सकते हैं। भूमिका है, देखिए मैंने यहाँ पे पूरी भूमिका लिखी है रखी है। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पूरी भूमिका पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको यहाँ पे बस आपको पढ़ाऊँगा। क्यों पढ़ाऊँगा? क्योंकि अगर मैं पूरा भूमिका बताऊँगा तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो इम्पोर्टेंट है वही आप पढ़ें, ज़्यादा समय बर्बाद ना किया जाए। देखिए लिखा है कि इसलिए अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक हो गई। अब पूछ देगा कि किस उपन्यास की भूमिका में लिखा गया है चाहे दिया गया है कि अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक है, तो किस भूमिका में दिया गया है? तो यह परीक्षा गुरु की भूमिका में। अब फिर प्रश्न ये भी बन सकता है कि अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक ये किसने कहा है? तो इसकी जो भूमिका है वो खुद जो इसके उपन्यासकार हैं उन्होंने खुद यहाँ पे लिखा है। फिर यहाँ पे है कि लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदेगर की दुकान में आसपास देख रहे हैं। लाला ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर सिंहदयाल उनके साथ हैं। इम्पोर्टेंट ये भी है। फिर यहाँ पे है कि इस पुस्तक में दिल्ली के एक कल्पित मतलब फर्जी रईस का चित्र उतारा गया है। इस पुस्तक में दिल्ली के एक कल्पित या फर्जी रईस का चित्र उतारा गया है। संस्कृत अथवा फारसी अरबी के कठिन शब्दों की बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली के रहने वालों के साधारण बोलचाल पर ज़्यादा दृष्टि रखी गई है। मतलब कि जो उस समय दिल्ली में बोली जाती थी भाषा, उसी को यहाँ पे साधारण बोलचाल की भाषा में यहाँ पे इस उपन्यास में रखा गया है। इस पुस्तक में संस्कृति, फारसी, अंग्रेजी की कविता का तजुर्बा अपनी भाषा के छंदों में हुआ है। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि मैं केवल इतनी बार निवेदन किया चाहता हूँ कि कृपा करके कोई माँ से पूरी पूछताछ साँचे बिना अपना विचार प्रकट करने की जल्दी ना करें, और जो सज्जन इस विषय में अपना विचार प्रकट करें वह कृपा करके उसकी एक नकल मेरे पास भी भेज दें। क्या होता है कि मतलब कि कोई मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई आप किताब लिखेंगे तो बहुत लोग होंगे कि इस पर टिप्पणी करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है लाला श्रीनिवास दास कहते हैं कि अगर मेरे इस उपन्यास के बारे में कोई कुछ कहना चाहता है तो पहले उसको अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से समझ ले, उसके बाद जो है इस पर आप लोग कुछ विचार प्रकट करें और जो गलती यहाँ पे अगर उनसे हुई है तो वो गलती जब एक नकल की कॉपी जो वो मेरे पास भी भेज दें, मतलब उनके पास भेज दें। लिखा है कि इस पुस्तक के रचने में मुझको महाभारत आदि, संस्कृत, गुलिस्ता वगैरह, फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ, विलियम कपूर आदि के पुराने लेखों और खी बोधो आदि के वर्तमान रिसालों से बड़ी सहायता मिली है। इसलिए इन सब का मैं बहुत उपकार मानता हूँ और दीनदयाल परमेश्वर की निर्देतु कृपा का सच्चे मन से अमित उपकार मानकर यह लेख समाप्त करता हूँ। लाला श्रीनिवास दास, दिल्ली। तो देखो इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जितने भी नाम आए हैं, कौन कौन से नाम आए हैं? लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ, विलियम कपूर, ये तीनों का नाम आया है ना। फिर दीनदयाल परमेश्वर, ये सब जितने भी नाम आए हैं तो उन नामों का आपको याद रखना है। ये नहीं कि मैंने पढ़ा दिया था आपको, आप लोग फिर मतलब कि बंद करके उसको रख देंगे, नहीं।
जो यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट जो हाईलाइट किया है मैंने भूमिका को, उसको आप लोगों को कई बार मतलब कि उसको रिवीजन करना है, तभी आप लोग ये याद कर पाएंगे। अब चलते हैं परीक्षा गुरु। ये कहाँ से मैंने लिया? ये दृष्टि की बुक से मैंने लिया है। अच्छा, आप लोग के लिए एक प्रश्न है कि परीक्षा गुरु जो उपन्यास का नाम है वो क्यों रखा गया था? आप लोग कमेंट में बताएंगे कि जो परीक्षा गुरु उपन्यास है, उस परीक्षा गुरु मतलब जो परीक्षा गुरु उपन्यास का नाम है वो परीक्षा गुरु क्यों रखा गया था? आप लोग बताएंगे कमेंट करके। यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1882 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने? शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। अब पूछ सकता है कि अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना है? आगे लिखा है कि उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास ने निवेदन में इस उपन्यास को अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कहा है। क्या कहा है? अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कहा है। इम्पोर्टेंट है। लाला श्रीनिवास दास पुस्तक के निवेदन में उपन्यास लिखने हेतु प्रेरणा स्रोत के लिए महाभारता संस्कृत, गुलिस्ता वगैरह, फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कपूर पुराने लेखों, स्त्री बुद्ध और वर्तमान के रिसालों को श्रेय देते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, सभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। उपन्यास में तत्कालीन मध्य वर्गीय जीवन का चित्रण भी मिलता है जो पश्चिमी आधुनिकता से विशेष प्रभावित थे। यह उपन्यास कथा प्रधान नहीं बल्कि उपदेश प्रधान है। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोई पूछ देगा कि जो परीक्षा गुरु उपन्यास है वो कथा प्रधान है या उपदेश प्रधान है, तो नहीं, ये कथा प्रधान नहीं, उपदेश प्रधान है। मुख्य पात्र, अब यहाँ पे पात्र हम लोग देखेंगे कौन कौन से पात्र हैं इसमें। पात्र कौन कौन से हैं? लाला मदन मोहन, सबसे पहले कौन आएगा? लाला मदन मोहन। लिखा है कि उपन्यास का मुख्य पात्र जो एक धनवान व्यापारी है लेकिन गलत संगति में फंसा रहता है, अंत में जेल जाता है जहाँ से एक सच्चा मित्र उसे बचाकर लाता है। मतलब लाला जो मदन मोहन है वो एक धनवान व्यापारी नहीं होता है। कोई के मतलब धनवान होता है तो गलत संगत में पड़ जाता है, कहीं मतलब कि पीने लगता है, फिर मतलब कि जाके मतलब कि वो बेफजूली खर्च करता है। तो यहाँ पे वही मतलब कि बताया गया है कि जो मुख्य पात्र है एक धनवान व्यापारी है लेकिन गलत संगति में फंस जाता है और अंत में जेल जाता है जहाँ से एक सच्चा मित्र उसे बचा कर लाता है। लाला ब्रजकिशोर, अगला पात्र कौन है? लाला ब्रजकिशोर। लाला मदन मोहन का सच्चा मित्र है जो उसे हमेशा सही सलाह देता है और अंत में निकाले जाने पर भी अपने मित्र को जेल से बचा लाता है। पेशे से वकील एवं समझदार इंसान है। फिर अगला कौन है? मुंशी चुन्नीलाल। ये मदन मोहन का चापलूस मित्र है जो पहले लाला ब्रजकिशोर के यहाँ 10 रुपये महीने का नौकरी करता था। फिर आगे मास्टर शिम्बुदयाल। ये लाला मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रखा गया था, बाद में उसकी चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करता है। फिर हरकिशोर है। लाला मदन मोहन से बैर हो जाने के कारण सभी व्यापारियों को भड़काकर लाला मदन मोहन पर मुकदमा करवाता है। तो ये थे मतलब कि 5 जो इम्पोर्टेंट है, लाला मदन मोहन, ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शिम्बुदयाल, हरकिशोर। ये जो 5 पात्र हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद रखना ही है। गौड़ पात्र में कौन कौन है? कामिनी है, मदन मोहन की पत्नी प्रियंबदा है, ये ब्रजकिशोर की पत्नी है। पंडित पुरुषोत्तम दास, ये कौन है? मित्र है। हकीम अहमद हुसैन, ये भी मित्र है। बाबू बैजनाथ जो मित्र है। लाला हरदयाल, ये भी मित्र है। हरगोविंद पंसारी का लड़का ये है। मिस्टर ब्राइट है, निहाचंद मोदी है और आगा हसन जान है। अब कथासार देखेंगे। इस उपन्यास का जो कथासार है उसको हम लोग देखेंगे। पात्रों को पढ़ लिया, भूमिका पढ़ लिया, अब हम लोग कथा को देखेंगे। कथासार जो है लिखा है कि यह उपन्यास की कहानी
इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के एक ऐसे कारोबारी व साहूकार लाला मदन मोहन की है जो एक समृद्ध वैश्य परिवार में जन्म लेता है और उसे अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है। लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव में पड़कर लगातार अपव्यय करता है। वो युवा अवस्था में गलत संगत में पड़कर अपनी सारी दौलत खो बैठता है। उसे आदमी की परख नहीं है। वह अपने सच्चे मित्र लाला बृजकिशोर जो उसके हर अनुचित कार्यों से पहले उसे टोकता या उसे दूर कर देता है, जबकि चुन्नीलाल शंभुदयाल बैजनाथ आदि को अपने साथ रखता है और ये सारे अवसरवादी लोग उसके हर अनुचित कार्य पर प्रोत्साहन देते हैं, उसकी खुशामद करते हैं तथा उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इन लालची लोगों द्वारा दी गई गलत सलाहों के कारण लाला मदन मोहन जल्द ही कर्ज में डूब जाता है। उसी समय हरकिशोर से उसका बैर हो जाता है। वह सारे लेनदार को इकट्ठा करके लाला मदन मोहन पर मुकदमा कर देता है। देखो, यहाँ पे जो मदन मोहन है वो एक मतलब समृद्ध परिवार में उसका जन्म होता है। जब वो युवा रहता है तो गलत संगति में पड़ जाता है, और जब गलत संगति में पड़ जाता है तो मतलब युवा है, आप लोग खुद जानते होंगे कि जो युवा रहते हैं मतलब कि 18-20 साल 25 साल की जो रहते हैं, 25 साल तो मतलब थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन 25 साल जो कम रहते हैं, 25 साल से कम रहते हैं, तो उनको आदमी की परखने की परखने की जो क्षमता है वो नहीं रहती है कि आदमी मतलब कौन सा आदमी कैसा सही है, चाहे कौन उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे, तो वो आदमी को परख नहीं पाते। बहुत से लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि हर युवा, मतलब बहुत से लोग जो हैं वो परख नहीं पाते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे भी जो ये मदन मोहन है वो भी आदमी को परखने की इसके पास जो है वो क्षमता नहीं रहती है। तो क्या करता है कि जो इसका फ़ायदा उठाता है वो, तो उसको वो अपने साथ रखता है, और जो इसका सच्चा मित्र रहता है उसको वह अपने यहाँ से दूर रखता है कि नहीं नहीं रहने दो। तो मतलब होता है ना कि जो समझदार व्यक्ति रहता है जब समझदारी की बात करता है तो आप लोग सोचते हैं कि क्या ये बकवास कर रहा है, लेकिन जो वैसे होते हैं अवसरवादी लोग होते हैं, तो अवसरवादी लोग ऐसे मजाक करेंगे, आपके पक्ष में बात करेंगे तो आप लोग खुश हो जाएंगे कि नहीं ये हमारे पक्ष में बात कर रहा है तो ये अच्छा मित्र है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे मदन मोहन का हरकिशोर से जब झगड़ा हो जाता है, बैर हो जाता है, तो जितने भी लेनदार रहते हैं, मतलब हरकिशोर क्या करता है कि जितने भी लेनदार रहते हैं उसके उनके साथ मिलकर और मदन मोहन पर क्या करता है, मुकदमा कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि इसने जो है उन लोगों से पैसा लिया था, जब पैसा नहीं ये वापस कर पाता है तो मदन मोहन पर मुकदमा कर देते हैं लोग। और विपत्ति के समय लाला हरकिशोर से उसका बैर हो जाता है। वह सारे लेनदारों को इकट्ठा करके लाला मदन मोहन पर मुकदमा कर देता है। विपत्ति के समय लाला मदन मोहन के सारे जो कपटी लालची मौका परस्त मित्र उसका साथ छोड़ देते हैं। मतलब कि जो लोग थे उसके जो मित्र थे जो मौका देखकर मतलब कि लालची थे और मौके का फ़ायदा उठाते थे, जब ये जेल चला जाता है तो सभी लोग इससे जो है दूर मतलब हट जाते हैं। अंत में उसका सच्चा शिक्षित और बुद्धिमान वकील मित्र लाला बृजकिशोर उसका साथ निभाता है और उसकी खोई हुई संपत्ति उसे वापस दिलवाता है। अंत में लाला मदन मोहन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह चापलूसी करने वाले मित्र तथा दुर्व्यसनों से भी तौबा कर लेता है। तो जो लालची लोग मित्र थे उसके, तो वो जो मुसीबत में छोड़ जाते हैं, साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन जो सच्चा मित्र होता है वो क्या करता है कि मुसीबत में भी उसका साथ देता है और उसको जेल से छुड़वाता है, और जो उसकी संपत्ति रहती है वो भी उसको दिलवा देता है। और फिर बाद में जो मदन मोहन है वो सोचता है कि नहीं, उसको अपनी गलती का एहसास होता है, और फिर बाद में वो जितने भी उसके चापलूसी दोस्त रहते हैं उन सबका साथ छोड़ देता है। अब इसकी विशेषता क्या उसको देखेंगे हम लोग। इस उपन्यास की जो विशेषता है उसको देखेंगे। उपन्यास में प्रतीकात्मक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा
भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है। इस उपन्यास के हर प्रकरण की शुरुआत संस्कृति, ब्रज, फारसी आदि भाषा के साथ साथ इंग्लैंड, यूनान आदि के प्रमुख विद्वानों के विचारों के पद्यानुवाद से होता है। उपन्यास दिल्ली के आसपास की बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। उपन्यास में आए पद्यों की भाषा ब्रज है, जबकि गद्य की भाषा खड़ी बोली। ये उस युग के प्रभाव के कारण है। उपन्यास में जितने भी पद्य आए उसकी भाषा क्या ब्रज है, और जो गद्य है उसकी भाषा क्या है, वो खड़ी बोली है। और जब ये क्या है, ये उस युग के प्रभाव के कारण है। उपन्यास में तत्कालीन समाज में व्याप्त अशिक्षा लोक प्रपंच दिखावे। उपन्यास में आए पद्यों की भाषा ब्रज, जबकि गद्य की भाषा खड़ी बोली। ये दोबारा आ गया। उपन्यास में तत्कालीन समाज में व्याप्त अशिक्षा में, तो ये भी दोबारा आ गया, तो कोई बात नहीं, ये दो बार टाइप हो गया था। प्रमुख उदाहरण देखते हैं कौन कौन से हैं। लिखा है कि अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। यह सच है कि नई चाल की चीज देखने को सबका जी ललचता है, परंतु पुरानी रीति के मन में समाये रहने और नई रीति को मन लगाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहल पढ़ने वाले का जी कुछ उलझने लगता है और मन उझट जाता है। बलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड वेकन की यह नीति है कि केवल विचार में मकड़ी की जाले ना बनाओ। आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। किसका यह? मिस्टर ब्राइट का है कि बलायत के सब उन्नति का मूल लॉर्ड वेकन की यह नीति है कि केवल विचार में मकड़ी का जाल ना बनाओ। आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। सही बात नहीं है। जब आप विचार करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, सब आपके दिमाग में चलेगा कि नहीं ये करना है, वो करना है, अगर आप खुद से करेंगे नहीं तो उसका क्या मतलब है। जिससे बढ़िया है कि आप खुद करके उसको जानो कि हाँ ये काम कैसे होगा। प्रीति का सुख ऐसा ही है, अलौकिक। संसार में जिन लोगों को भोजन के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं मिलता, उनको भी अपने दुख सुख के साथी प्राणोपम मित्र के आगे अपना दुख रोक कर छाती का बोझ हल्का करने पर, अपने दुखों को सुनकर उसके जी भर आने पर, उसके धैर्य देने पर, उसके हाथ से अपनी डबडबाई हुई आंखों के आंसू पूछ जाने पर जो संतोष होता है, वह किसी बड़े राजा का लाखों रुपए खर्च करने से भी नहीं हो सकता। आप ये सब सोचते हो कि ये कैसे है, तो ये जिस तरह बुक में लिखा गया था वैसे ही मैंने यहाँ पे बुक में लिखा है। किसका ये कथन है? लाला हरदयाल का है। लाला हरदयाल का है। जिस तरह बुक में टाइपिंग की गई, मैंने सेम उसी बुक में से वैसे ही लिखा है। लिखा है यहाँ पे कि परोपकार की इच्छा ही अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की, तो उससे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्यायपरता यद्यपि सब वृत्तियों को समान रखने वाली है, परंतु इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती। लाला ब्रजकिशोर। लिखा है यहाँ पे कि हिंदुस्तान की भूमि में ईश्वर की कृपा से उन्नति करने के लायक सब सामान बहुतायत से मौजूद है। केवल नदियों के पानी से बहुत तरह की कलें चल सकती हैं, परंतु हाथ हिलाए बिना अपने आप ग्रास मुख में नहीं जाता है। नई नई युक्तियों का उपयोग किए बिना काम नहीं चलता। किसकी पंक्ति? लाला ब्रजकिशोर की पंक्ति है। लाला ब्रजकिशोर की पंक्ति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसको याद रखिएगा। फिर आगे लिखा है कि मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है, और उसमें हर्ज पड़ने से ही दुख होता है। सही बात है कि मनुष्य अगर कोई इच्छा रखता है कि नहीं ये ऐसे हो जाए चाहे वैसे हो जाए, मुझे नौकरी लग जाए, और वह नौकरी में फेल हो जाता है तो वही दुख होता है, और पास हो जाता है वो कि खुश हो जाता है।
तो यहाँ पे यही बोला है कि मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है और उसमें हर्ज पड़ने से दुख होता है। हिंदुस्तान की उन्नति नहीं होती, विद्याभ्यास के गुण कोई नहीं जानता। अखबारों की कद्र कोई नहीं करता, अखबार जारी करने वालों को नफ़े के बदले नुकसान उठाना पड़ता है। हम लोग अपना दिमाग खिपा कर देश की उन्नति के लिए आर्टिकल लिखते हैं, परंतु अपने देश के लोग उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। फिर आगे पंक्तियाँ कि ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है पर स्वेच्छाचारी नहीं बनाया, क्योंकि उसको प्रकृति के नियमों में अदल बदल करने की कुछ शक्ति नहीं दी गई। किसकी है? बृहस्पति की है। फिर यहाँ पे अगली पंक्ति है कि वर्तमान समय के अनुसार सबके फायदे की बातों पर सत्शास्त्र और शिष्टाचार की एकता से बर्ताव करना सच्ची स्वतंत्रता है। किसका है? लाला बृहस्पति की। दंड का प्रयोजन किसी अपराधी से बदला लेने का नहीं है, बल्कि आगे के लिए और अपराधों से लोगों को बचाने का है। मास्टर सिम्बू दयाल की ये पंक्ति है। एक प्रामाणिक मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। फिर आगे यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य के मन के विचार न सुधरे तो पढ़ने लिखने से क्या लाभ हुआ। लाला बृहस्पति। और यहाँ पे अगली पंक्ति की सावधानी आदमी की दृढ़ बुद्धि को कहते हैं। किस कहते हैं? दृढ़ बुद्धि को। यहाँ पे जितने भी पंक्ति हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मतलब कि अगर आप उपन्यास पढ़ेंगे तो पूरा ज़्यादा तो आप नहीं याद कर सकते, तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पंक्ति है उसको मैंने यहाँ पे रखा है। आदत की यह सामर्थ्य है कि वह मनुष्य की इच्छा न होने पर भी अपनी इच्छानुसार काम कर लेती है, धोखा देकर मन पर अधिकार कर लेती है। देखा है कि मनुष्य की चित्त से बढ़कर कोई वस्तु कोमल और कठोर नहीं है। किसकी पंक्ति है? बृहस्पति की है। फिर आगे लिखा है किसी मनुष्य की रीति भांति सुधरे बिना उससे आगे को काम नहीं लिया जा सकता, परंतु जिन लोगों का सुधारना अपने बूते से बाहर हो उनसे काम काज का संबंध न रखना ही अच्छा है। और जब किसी मनुष्य से ऐसा संबंध न रखा जाए तो उसके सुधारने का बोझ सर्वे शक्तिमान परमेश्वर अथवा राजाधिकारियों पर समझकर उससे द्वेष और बैर रखने के बदले उसकी हीन दशा पर करुणा और दया रखनी सज्जनों को विशेष शोभित करती है। किसकी पंक्ति? लाला बृहस्पति की पंक्ति है। अब यहाँ पे हम शुक्ल जी के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब शुक्ल जी ने इस उपन्यास के बारे में क्या कहा, उसको देखेंगे हम लोग। लिखा है यहाँ पे, शुक्ल जी लिखते हैं कि श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नाम का एक शिक्षाप्रद उपन्यास भी लिखा। वे खड़ी बोली के बोलचाल के शब्द और मुहावरे अच्छे लाते थे। उपयुक्त चारों लेखकों में प्रतिभाशालियों का मन मौजीपन था, पर लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है कि लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे। अब पूछ देगा कि लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे, ये पंक्ति किसकी है या ये जो संवाद है ये किस आलोचक ने कहा है? तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अतः उनकी भाषा संयुक्त और साफ सुथरी साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ स्वदेश होती थी। परीक्षा गुरु से कुछ अंश नीचे दिया जाता है। यहाँ कुछ खास नहीं है। तो ये थे परीक्षा गुरु उपन्यास के मतलब कि पात्र हमने पढ़े, भूमिका पढ़ी, महत्वपूर्ण उदाहरण पढ़े और उसके बाद मतलब शुक्ल जी ने क्या कहा है उसको हमने देखा। अब हम लोग